स्वागत है फ्रेंड्स आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन विद शुभ पर एक और नए वीडियो में। और बहुत सारी खबरें हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। दो बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर हैं जिस पर बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और वो मैटर्स हैं कि भारतीय टीम की प्रोबेबल 15 प्लेयर स्क्वाड क्या हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए, उस पर बात करेंगे। और एशेज़ का टेस्ट मैच आज से शुरू हुआ है, दूसरा लॉर्ड्स के एक हिस्टोरिकल वेन्यू पर, उस पर बात करेंगे। और मैं इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर्स, एपिक एनकाउंटर्स की भी इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही बड़ा मैच होता है जब भी इंडिया पाकिस्तान आपस में भिड़ते हैं, चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो। हर मैच की अपनी एक कहानी होती है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के प्रोबेबल 15 और 16 प्लेयर्स स्क्वाड की, जो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया, जैसा कि आपको पता ही है कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। उसके बाद 10 टीमों के बीच जद्दोजहद शुरू होगी वर्ल्ड चैंपियन बनने की, और ज़बरदस्त एक हमको क्रिकेट का त्यौहार देखने को मिलेगा भारतीय सरजमीन पर। अब शेड्यूल तो आ गया, मैचेस कब हैं, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ये भी पता चल गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम उस पर बात करेंगे कि भारतीय टीम की क्या टीम हो सकती है 15 मेंबर्स की। हालांकि अभी काफ़ी टाइम है, वर्ल्ड कप में भी 3 महीने हैं, लेकिन एक डिस्कशंस तो शुरू हो चुके हैं क्रिकेट पंडितों के बीच में कि किस तरह की टीम होगी वर्ल्ड कप में। देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी पता है कि कौन से प्लेयर्स होंगे वर्ल्ड कप की टीम में, वर्ल्ड कप के 15 में। लेकिन जो 2-3 प्लेयर्स हैं जिन पर डिबेट चलेगी और जिनकी फिटनेस का भी एक मैटर है, उन पर हम बात करेंगे। भारतीय टीम के लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, जिसमें एक चैलेंज उनके मिडिल ऑर्डर का है, एक चैलेंज फास्ट बॉलर्स की फिटनेस का है जिसमें जसप्रीत बुमराह मेन है, और एक चैलेंज है कि बड़े मैचेस में आके चोक जो भारतीय टीम कर रही है पिछले काफ़ी समय से, उससे निपटने का भी एक चैलेंज है। क्योंकि देखिए, कहने वाले कुछ भी कहें, एक मेंटल अप्रोच भी टीम की बड़ी मैटर करती है। और अब जब मेंटली लगातार बड़े मैचेस में प्रेशर में आ रहे हैं, एक आपके ऊपर बड़े मैचेस में प्रेशर आ जाता है और आप उस प्रेशर से डील नहीं कर पाते, और प्रेशर सिचुएशन में आप मैचेस हार रहे हैं, तो उस पर एक सवाल तो उठेगा। क्योंकि ये टीम बड़ी शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार आप बड़े मैचेस में बड़ी स्टेजेस पर चोक कर रहे हैं, बड़े स्टेजेस पे आप प्रेशर से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर सवाल तो उठेगा। तो अगर हम टीम की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी जो एक डिबेट है कि मिडिल ऑर्डर का क्या होगा। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इंडिया के दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, दोनों ही चोटिल हैं। दोनों ही एनसीए में अपनी फिटनेस हासिल करने में लगे हैं। श्रेयस अय्यर को बैक इंजरी हुई थी और राहुल को थाई इंजरी हुई थी, और दोनों को ही सर्जरी करवानी पड़ी है। और इस वक्त दोनों एनसीए में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, अपनी फिटनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं। तो ये दोनों का फिट होना बहुत ज़रूरी है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर ये दोनों फिट नहीं होंगे तो एक मिडिल ऑर्डर में वैक्यूम आ जाता है भारतीय टीम की, और वो वैक्यूम को फिलअप करने के लिए दोनों का फिट होना ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये दोनों, भगवान ना करे कि फिट नहीं हो पाते हैं वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए भी, तो इंडियन टीम के पास ऑप्शंस क्या हैं।
देखिए पूल तो बहुत बड़ा है, ये तो हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि इंडियन टीम के पास सारे प्लेयर्स हैं, सब प्लेयर्स का बैकअप है और वो पूल बड़ा है भी, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप एक्सपीरियंस प्लेयर चाहते हो, आप ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स चाहते हो। एकदम से किसी यंग प्लेयर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जाके एकदम कमाल कर दे। हालांकि कमाल भी करते हैं यंग प्लेयर्स बड़े स्टेजेस में जाके, लेकिन आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार ये जो यंग प्लेयर है ये कर ही देगा बड़े टूर्नामेंट में जाके। प्रिडिक्ट तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैच का परफॉर्मेंस तो उसी दिन तय होता है प्लेयर का जिस दिन वो परफॉर्म करता है। और जब परफॉर्म कर देता है तो तारीफ होती है, जब परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसकी आलोचना होती है। तो मैच सिचुएशन में डिपेंड करता है कि प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करेगा। जब वो खेलता है तभी पता चल सकता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। पहले से हम उम्मीद रख सकते हैं किसी प्लेयर की, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% रन बना ही देगा, क्योंकि सामने जो गेंदबाज है वो भी गेंदबाजी करने आया है, उसको भी एक ही बॉल चाहिए होती है किसी भी बैट्समैन को डिसमिस करने के लिए। लेकिन एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हो तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की वो ज़्यादा हो जाती है किसी यंग प्लेयर से। तो अब हम बात करेंगे कि यंग प्लेयर्स में क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास अगर अगर श्रेयस अय्यर और राहुल फिट नहीं हो पाते हैं तो इंडिया के पास संजू सैमसन का ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव है नंबर 4 पर, उसके अलावा ईशान किशन का ऑप्शन है। और यंग प्लेयर्स में जाएंगे तो तिलक वर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ भी है, लेकिन वो ओपनर हैं और खबरें आ रही थी कि नंबर 4 पे भी उन्हें खिलाया जा सकता है, लेकिन उनकी जगह मेरे हिसाब से नहीं बनेगी वर्ल्ड कप की टीम में। और भी हमारे पास डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन मैं ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप स्ट्रेट रिप्लेसमेंट देखते हैं इन प्लेयर्स की, अगर ये प्लेयर्स, मैं राहुल और अय्यर की बात कर रहा हूँ, फिट नहीं हो पाते हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन या ईशान किशन, इन्हीं 3 प्लेयर्स में से आप 2 प्लेयर्स को लेंगे। अब सूर्य कुमार यादव टी20 के सिर्फ ज़बरदस्त बैट्समैन है, जहाराना बैट्समैन है वो, उनकी बल्लेबाजी देख के मज़ा आ जाता है। बिल्कुल आप ये समझते हैं उनकी बल्लेबाजी को देख के कि कंप्यूटर गेम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कंप्यूटर गेम चल रहा है, इतनी ज़बरदस्त वो टी20 में बैटिंग करते हैं सूर्य कुमार यादव। लेकिन जहाँ तक वनडे क्रिकेट की बात है तो वनडे क्रिकेट में अभी तक सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस वो नहीं रहा है। आपको याद होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़, उसमें उन्हें 3 गोल्डन डक मिले थे, पहली बॉल पे आउट हो गए थे वो। लेकिन चलिए अब उस बात को पीछे छोड़ देते हैं, उसके बाद उन्होंने आईपीएल में रन्स बनाए, लेकिन वनडे जो फॉर्म है सूर्य कुमार यादव का वो इतना कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि प्लेयर वो बड़े स्पेशल हैं, बड़े स्पेशल प्लेयर हैं, वो वर्ल्ड कप की टीम में होंगे भी। मैं भी उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। मतलब जब वो गेंदबाजों को मारना शुरू करते हैं तो मतलब एकदम से बॉलर को समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, वो हर तरफ दौड़ता ही नजर आता है और बचने को देखता है वो कि सूर्य का दिन है, आज मैं क्या करूं, मैं कहाँ बॉल डालूं, मतलब गेंदबाजी करना भी भूल जाता है बॉलर, ऐसा एक वो होता है। जब सूर्य कुमार यादव का दिन होता है तो कहते हैं कि चल भाई आजा, तू बॉल कर, मैं तुझे दिखाता हूँ कि बैटिंग कैसे होती है। मतलब मैं मजाक में कह रहा हूँ कि इस तरीके की गेम खेलते हैं कि बॉलर जो है वो बड़ा ही बेबस सा नज़र आता है उनके सामने जब वो बल्लेबाजी करते हैं अपनी पीक पर। लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं रही है, जो टी20 की उनकी फॉर्म है उसके तो आसपास भी उनकी वनडे फॉर्म नहीं रही है। लेकिन वो वनडे टीम में होंगे, वर्ल्ड कप की टीम में होंगे, इस बात का भी पूरा यकीन मुझे है। अब हम दूसरे प्लेयर की बात करते हैं जो संजू सैमसन है। संजू सैमसन को इतने मौके भी नहीं मिले, लेकिन जितने भी मौके उनको मिले हैं उन्होंने रन्स बनाए हैं। चाहे आप उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में 86 रन्स की पारी देखिए, या उससे पहले भी उन्होंने वनडे क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। उनको मौके भी रेगुलर नहीं मिलते, कुछ मैचेस खिलाए जाते हैं फिर वो बाहर हो जाते हैं, फिर कुछ मैचेस खिलाए जाते हैं फिर वो बाहर हो जाते हैं। फिटनेस की समस्या भी थी संजू सैमसन के साथ, और कंपटीशन भी इंडियन टीम में इतना ज़्यादा है कि कई बार हर प्लेयर की जगह नहीं बन पाती है, और कंपटीशन इतना हाई होता है कि
कई बार उसे किसी प्लेयर को लगता है कि उसे टीम में होना चाहिए, लेकिन आप खिलाते तो 11 ही खिलाड़ियों को है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं खिला सकते। तो कंपटीशन बहुत हाई है इंडियन टीम में, तो उस वजह से कई प्लेयर्स को अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी इतनी आसानी से मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि उन प्लेयर्स की जगह पे जो प्लेयर खेल रहा होता है वो भी ऑलरेडी अच्छा कर रहा होता है। अब संजू सैमसंग बाहर थे तो केएल राहुल उनकी जगह नंबर 4 पे खेल रहे थे, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। आप उन्हें भी टीम से बाहर नहीं रख सकते, प्लस वो पहले से अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, तो आप राहुल को वनडे टीम से कैसे बाहर कर देते हैं। तो जब कंपटीशन हाई होता है किसी टीम में, तो इस तरह का सिचुएशन होती है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी कई बार प्लेयर्स को अपनी चांस के लिए वेट करना पड़ता है नेशनल टीम में। तो संजू सैमसंग भी वनडे में अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वही बात जो मैं कह रहा था, एक्सपीरियंस उनको वनडे क्रिकेट का इतना ज़्यादा नहीं है। क्रिकेट का एक्सपीरियंस है उनको, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो ऐसे नहीं है कि 50 से 60 या 70 मैच खेले हुए हैं, वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में भी वो नहीं खेले हुए हैं। जबकि आप अगर राहुल की बात करें नंबर 4 के ऊपर, तो राहुल एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, 2019 वर्ल्ड कप भी इंडिया के लिए खेले थे और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। T20 की फॉर्म पे सवाल है, उनकी टेस्ट की फॉर्म पे सवाल है, लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें राहुल ने रन बनाए हैं। लोगों ने उनका काफ़ी मजाक बनाया, मीम्स भी बने कि राहुल प्रेशर सिचुएशन में आके बिल्कुल रन नहीं बनाते, और सोशल मीडिया पे भी बहुत मजाक उड़ा उनका। मैंने भी उनकी टेस्ट फॉर्म को लेके और उनकी T20 की फॉर्म को लेके काफ़ी उनको क्रिटिसाइज़ किया है, और को होना भी चाहिए था। लेकिन वनडे की जहाँ तक बात है, तो वनडे में तो यार मतलब उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है। विकेट कीपिंग का भी ऑप्शन वो देते हैं, बिल्कुल संजू सैमसंग की तरह। दूसरा जो एक कंपटीशन है राहुल का, वो है श्रेयस अय्यर के साथ। श्रेयस अय्यर की भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। पिछले 2 से ढाई सालों में लगभग 48 की एवरेज से उन्होंने वनडे क्रिकेट में रन बनाए, और 48 वाली एवरेज जिस प्लेयर की हो उसको आप इतनी आसानी से इग्नोर कर ही नहीं सकते। मतलब 14-50 उन्होंने किए हैं वनडे में, और 200 किए हैं उन्होंने, तो ऐसे प्लेयर को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक गलत समय पे इंजर्ड हुए। मतलब इंजरी का समय तो कोई भी सही नहीं होता, हर समय गलत ही होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बड़े क्रूशल टाइम पे वो इंजर्ड हुए, जब भारत की वर्ल्ड कप की टीम कुछ महीनों बाद चुनी जाएगी। मतलब 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है, जो 15 सदस्य जो टीम आईसीसी को भेजी जाती है, प्रोबेबल्स जो 15 होते हैं, वो टूर्नामेंट से 1 महीना पहले भेजे जाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि श्रेयस अय्यर और राहुल दोनों ही फिट हो जाएं तब तक, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है इंडिया को। तो अगर अब मैं पूरे स्क्वाड पर नज़र डालूं कि पूरा स्क्वाड बनेगा क्या भारतीय टीम का, इसमें बुमराह को भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि बुमराह की फिटनेस के बारे में भी एक पॉजिटिव साइन आया है। बहुत अच्छी बात है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने 7-7 ओवर की गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है, और वो अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुमराह का होना बहुत ज़रूरी है। आप बुमराह को जब भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में देखते हैं, तो उनकी मौजूदगी में भारतीय बॉलिंग बिल्कुल अलग ही नज़र आती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं बुमराह, न सिर्फ भारत के, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। और आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में ही उनको बैक इंजरी हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स मिस कर दिए। वर्ल्ड कप मिस कर दिया, बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ मिस कर दी, एशिया कप मिस कर दिया, उसके बाद अभी WTC का फाइनल मिस कर दिया, IPL मिस कर दिया उन्होंने। तो बुमराह की फिटनेस पे बहुत निगाहें हैं सबकी, ना सिर्फ BCCI की, सारे फैंस की भी। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं, इनकी फिटनेस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। ऋषभ पंत भी चोटिल हैं, लेकिन ऋषभ पंत का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उनको तो सीरियस एक्सीडेंट से गुजरना पड़ रहा है। मतलब उनका सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और अभी वो रिहैब कर रहे हैं। उनकी इंजरी क्रिकेटिंग इंजरी नहीं है, उनकी सीरियस इंजरी अलग है। उनको सीरियस एक्सीडेंट हुआ उनका, तो वो शायद इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। अच्छी बात यह है कि वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, और पूरा यकीन है मुझको
कि अगले साल तक वो क्रिकेट की फील्ड पर बहुत अच्छी तरह वापसी कर लेंगे पूरी सेहत के साथ। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत जो इम्पैक्ट उनका है इंडियन क्रिकेट में, खास करके टेस्ट मैचेस में और वनडे में भी, T20 में उनकी फॉर्म इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में इतने पॉजिटिव एटीट्यूड से खेलता हो, वनडे में इतना उसका इम्पैक्ट हो, वो खिलाड़ी कोई दिन जा रहा है कि T20 में भी रन बनाना शुरू कर देगा। और अच्छी बात यह है कि इतने सीरियस एक्सीडेंट के बाद अब उनकी फिटनेस जो है धीरे धीरे वापस आ रही है और वो बहुत जल्दी क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर लेंगे। इस वर्ल्ड कप में तो ऋषभ पंत का खेलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सीरियस एक्सीडेंट उनका हुआ था और बहुत सीरियस इंजरीज से उनको गुजरना पड़ा था। और अब उनका जो रिहैब है वो अच्छा चल रहा है, उनकी चोट जो है काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और अब वो बिल्कुल जो वीडियोस में हमने देखा है वो चल पा रहे हैं बगैर किसी छड़ी के सहारे के। तो उनकी जो अब रिहेबिलिटेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने एक्सीडेंट वाली चोटों से अच्छी तरह से उबर रहे हैं। तो अब अगर मैं भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन भारतीय टीम का बनेगा, मैं अपना जो मैंने एनालाइज किया है मैं उस हिसाब से आपको टीम बता देता हूं। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर सब्जेक्ट टू द फिटनेस, KL राहुल सब्जेक्ट टू द फिटनेस, और उसके बाद आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव, एक दूसरा विकेट कीपर ऑप्शन भी होगा, ईशान किशन स्लैश संजू सैमसन। मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं संजू सैमसन को आगे रखूंगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जडेजा, हार्दिक, फिर 4 पेसर बुमराह, शमी, अर्शदीप सिंह और 4th पेसर मोहम्मद सिराज और 2 स्पिनर्स जडेजा और कुलदीप। तो ये जो 15 खिलाड़ियों की टीम मेरे हिसाब से जो प्रोबेबल 15 जो होगी ये होगी, और उसमें से आप प्रोबेबल 11 चुनेंगे अपनी। इसमें मैंने श्रेयस अय्यर को भी रखा है और राहुल को भी रखा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप तक दोनों फिट हो जाएंगे। तो अगर ये टीम उतरे भारत की, जो काफ़ी बैलेंस और स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो भारत के चांसेस ऑलरेडी काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे वर्ल्ड कप में। क्योंकि देखिए अंतिम 4 में तो मैंने टीम को रखा है, इंडियन टीम को। मेरे जो टॉप 4 है मैंने आपको कल भी बताया था, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। न्यूजीलैंड की टीम भी डार्क हॉर्स है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के साथ समस्या ये है कि केन विलियमसन का कुछ पता नहीं है कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं। बहुत मुश्किल है उनका वर्ल्ड कप खेलना। और ब्रेसवेल उनके ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, जो उनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं। हालांकि गेंदबाजी अच्छी है न्यूजीलैंड की, लेकिन इन 2 प्लेयर्स की कमी बहुत खलेगी न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में। और मैंने पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम बेटर है न्यूजीलैंड से। और इनफैक्ट मैंने साउथ अफ्रीका से भी पाकिस्तान को इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों से पाकिस्तान की टीम बेटर है एशियन कंडीशंस को देखते हुए। तो बिल्कुल अब बिल्कुल बच चुका है, 99 दिन के बाद वर्ल्ड कप है और बड़ा इंतज़ार है मुझे। और ये भी देखना होगा कि वनडे क्रिकेट अब बदल चुकी है। अब बड़े बड़े 30 मार खान, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वनडे क्रिकेट के, वो भी अपना जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर करने के लिए देखेंगे। जो स्ट्राइक रेट है वनडे का वो भी बढ़ गया है। अब बल्लेबाज 110 से लेकर 120 तक के स्ट्राइक रेट से खेलना पसंद करते हैं। हमने देखा क्वालिफायर मैच में, जो ICC का क्वालिफायर चल रहा है, उसमें जिम्बाब्वे और माफ़ कीजिएगा वेस्ट इंडीज़ और नेदरलैंड्स के मैच में क्या हुआ था, 375 रन भी चेस किया नेदरलैंड्स ने सुपर ओवर में। तो ज़बरदस्त बैटिंग है। बेसबॉल जो क्रिकेट है वो न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि वनडे क्रिकेट में भी आ रही है। इंग्लैंड तो बेसबॉल दिखा ही रहा है और उसका काफ़ी हद तक असर दूसरी टीमों पे भी देखने को मिल रहा है। भारत को भी ये करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब वो 280-300 की जो बात होती थी कि यार ये सेफ स्कोर है, अब वो स्कोर सेफ नहीं है।
दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वर्ल्ड कप होगा वो अक्टूबर नवंबर में है। रात के मैचेस यानी दिन रात के जो मैचेस होंगे वो 2 बजे शुरू होंगे, यानी ड्यू फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और सेकेंड इनिंग्स में गेंद बिल्कुल गीली हो जाएगी, बिल्कुल साबुन की टिक्की की तरह हो जाएगी, तो ना टर्न करेगी और फास्ट बॉलर्स को भी गेंदबाजी करने में खासी दिक्कत हो सकती है अगर ड्यू फैक्टर बहुत भारी मात्रा में आता है वर्ल्ड कप में डे नाइट मैचेस में। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि ड्यू के अकॉर्डिंग प्लेयर्स कैसे तैयारी करते हैं, गेंदबाज कैसे तैयारी करते हैं वर्ल्ड कप में। क्योंकि देखिए कुछ वेन्यूज़ हैं जिसमें ड्यू तो आएगा ही। लखनऊ में आपको ड्यू देखने को मिलेगा, चेन्नई क्योंकि समुद्र के पास है वहाँ पे आपको ड्यू देखने को मिलेगा। मुंबई में आपको वो भी देखिए समुद्र के किनारे शहर है, तो वहाँ पे आपको ड्यू देखने को मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में आपको ड्यू देखने को मिलेगा और बेंगलोर में भी आपको ड्यू मिलेगी। तो ज़्यादातर सेंटर जो है वहाँ पे आपको ड्यू मिलेगी। तो ड्यू के अकॉर्डिंग ही सारे बॉलर्स को तैयारी करनी होगी, नहीं तो फिर लॉटरी जैसा लग जाएगा कि साबुन की टिक्की लेके गेंदबाज भाग रहा है और चौके छक्के पड़ रहे हैं और फील्डर जो है वो दौड़ रहे हैं मैदान के चारों तरफ। पहले जो कैलेंडर हुआ करता था आईसीसी टूर्नामेंट्स का वो अप्रैल में हुआ करता था, मार्च अप्रैल में। आपने देखा होगा 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में वो भी मार्च अप्रैल में हुआ था। 7 मैचेस श्रीलंका बांग्लादेश में भी हुए थे। उससे पहले भी जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट हुए हैं वो मार्च अप्रैल में होते थे। लेकिन अब आईपीएल की वजह से ये जो आईसीसी का कैलेंडर है बदल गया है, ये अब अक्टूबर नवंबर में चला गया है। तो उसका असर पड़ रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ड्यू अक्टूबर नवंबर में भारतीय मैदानों में बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिल्कुल आपको ऐसा भी लगता है कि यार आप बिल्कुल पानी से भरे हुए मैदान में खेल रहे हो। तो ये एक मुश्किल हो सकती है गेंदबाजों को। लेकिन उसमें हम ये भी कहेंगे कि ड्यू सारे गेंदबाजों को ही फेस करनी पड़ेगी, मतलब हर टीम के गेंदबाज को फेस करनी पड़ेगी। तो किसी एक टीम को एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है, हर टीम को उसका नुकसान होगा जब भी ड्यू पड़ेगी। और अब इससे गेंदबाज कैसे डील करते हैं वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो मैंने आपको अपनी प्रोबेबल 15 बताई। मैंने फिर से आपके सामने अपनी टॉप 4 जो वर्ल्ड कप के होंगे मेरे हिसाब से वो मैंने आपको बताया। ड्यू फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस वर्ल्ड कप में, इसलिए ये भी ध्यान में रखना होगा। मैं बात बताता चलूँ आपको कि ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हर टीम को 30 से 40 रन एक्स्ट्रा बनाने को देखना होगा। जहाँ पे पार स्कोर 300 है वहाँ पे आपको 330, 335, 340 रन बनाने होंगे। और जहाँ पर पार स्कोर 280 है वहाँ पे आपको 320, 330 रन बनाने को देखने होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि 30-40 रन एक्स्ट्रा हों अगर उस मैदान पर मैच के दिन ड्यू पड़ने की संभावना हो, क्योंकि ड्यू में तो गेंदबाजी करना मुश्किल हो ही जाता है। बॉलर बिल्कुल उसकी ताकत जो है आधी हो जाती है, मैं ये कहूँगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जो हैं वो बहुत आगे लग रहे हैं दूसरी टीमों से, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लोज वर्ल्ड कप होगा। और जो टीमें क्वालिफायर से आ रही हैं अभी जो लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली जिम्बाब्वे और श्रीलंका, वो भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। आप ये नहीं कह सकते यार ये तो बस आएंगी और किसी भी टीम से हार जाएंगी। जिम्बाब्वे और श्रीलंका के पास किसी भी टीम को अपसेट करने की काबिलियत है। ऐसा हो सकता है वो किसी भी टीम का घंटा बजा दें। तो हमें बिल्कुल सावधान रहना होगा इन क्वालिफायर टीमों से, और सिर्फ भारत को ही नहीं हर टीम को, जितनी भी ये टॉप 8 टीम्स हैं जिन्होंने सीधे क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप में। वरना जिम्बाब्वे की जो टीम है आप देखो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो, मतलब हर टीम का घंटा बजा रहे हैं वो क्वालिफायर में। सिकंदर रजा को देख लीजिए आप, शॉन विलियम्स को देख लीजिए, क्रेग अर्वाइन को देख लीजिए, गेंदबाजी में मुजर रब्बानी को देख लीजिए। तो उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो पिछले 2-3 साल से एक्सपीरियंस भी हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। और बिल्कुल उनकी जो एक अपसेट करने की जो काबिलियत है उससे बिल्कुल भी आप अनजान नहीं हो सकते। उनसे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा आप हर टीम को। तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप होगा। और हाँ, जिम्बाब्वे के केस में आप पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच तो भूल ही नहीं सकते, जिसे एल क्लासिको का नाम दिया गया है। उसको भी अब
लोगों ने एशेज बुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की टीम अभी भी बेटर है जिम्बाब्वे से बहुत ज़्यादा, लेकिन जिम्बाब्वे बिल्कुल पाकिस्तान को हराने की काबिलियत रखती है और बाकी टीमों को भी जिम्बाब्वे की टीम से बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। यही बात श्रीलंका के लिए कहूँगा मैं। श्रीलंका देखिए, उनका क्रिकेट नीचे आया है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो एशियन कंडीशंस में अच्छा कर सकते हैं और बाकी टीमों को परेशान कर सकते हैं और उनको हरा भी सकते हैं। श्रीलंका 1996 वर्ल्ड कप की विनर, उसके बाद जब उनके जयवर्धन संगकारा और मुरलीधरन, दिलशान वगैरह ये रिटायर हुए तो उनका क्रिकेट नीचे आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास प्लेयर्स ही नहीं है। आप देखो, दिमुथ करुणारत्ने को वो वापस लेके आए हैं सॉलिडिटी के लिए। उसके बाद उनके पास कौशल मेंडिस हैं, उसके पास दशुन शानाका हैं और पतुम निसंका, असलंका। उसके बाद अगर आप देखें गेंदबाजी में उनके पास रंजीता, दुष्यंता चमीरा भी वापस आ जाएंगे टीम में, और लहीरू कुमारा जो तेज़ करते हैं गेंद। तो श्रीलंका की टीम से भी खासा सावधान रहने की ज़रूरत है हर टीम को। कहीं ऐसा ना हो कि हम टॉप 4 की बातें करते रहें और इनमें से कोई टीम आगे निकल जाए। तो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये। तो ये है वर्ल्ड कप की खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। 99 दिन वर्ल्ड कप को रह गए और मैं तो एक एक दिन गिन रहा हूँ कि कब वर्ल्ड कप शुरू हो, 5 अक्टूबर से, और हम सब एक क्रिकेट का त्यौहार हिंदुस्तान में सेलिब्रेट करें। क्योंकि वर्ल्ड कप की बात अलग ही होती है यार। आप किसी भी फ्रेंचाइजी लीग से, किसी भी बायलैटरल सीरीज से वर्ल्ड कप का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप बिल्कुल अलग ही एक फेस्टिवल होता है क्रिकेट का। और एशेज का टेस्ट मैच भी शुरू हो गया और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल फिर से दबाव बनाया है इंग्लैंड के ऊपर और दिखाया है कि यार आप बेसबॉल खेलेंगे, लेकिन आपके बेसबॉल को अभी आप अपनी जेब में रखिए और हमारा खेल देखिए। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा खेल रहा है, बिल्कुल उनकी बेसबॉल का बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास जवाब है। और इंग्लैंड इस वक्त मुझे पीछे नज़र आ रहा है इस सीरीज़ में। अभी जो स्कोर मैंने देखा था आखिरी बार 154 पे 2 है ऑस्ट्रेलिया। शुरुआत अच्छी कर दी है उन्होंने, जिसमें वार्नर ने अटैकिंग 50 बनाया है आज। उसके अलावा उस समय तक मार्नस लबुशेन 31 पे बैटिंग कर रहे थे और स्टीव स्मिथ 25 पे बैटिंग कर रहे थे। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की। इंग्लैंड ने जॉस टंग को खिलाया मोइन अली की जगह, तेज गेंदबाज। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी एक चेंज किया, उन्होंने स्कॉट बॉलेट को बाहर किया और मिचेल स्टार्क को वो अंदर लेके आए टीम में इस प्लेइंग 11 में। तो अभी ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रहा है और सारा प्रेशर इंग्लैंड पे है। क्योंकि आपको याद होगा, जैसे ही इंग्लैंड अपना पहला टेस्ट मैच हारा, उनकी आलोचना शुरू हो गई। हालांकि मैं इस हक में नहीं हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबाव बना रखा है इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन जो पहला टेस्ट मैच था उसमें इंग्लैंड ने अच्छा फाइट किया था। लेकिन टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने गेंदबाजी की है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। और ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स और ज़्यादा लेने चाहिए थे इंग्लैंड को, क्योंकि गेंदबाजी का फैसला उनका था। तो आज की गेंदबाजी से मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ इंग्लैंड की। जेम्स एंडरसन को विकेट्स नहीं मिले, सिर्फ जॉश टंग को 2 विकेट मिले हैं, ना ही स्टुअर्ट ब्रॉड को विकेटें मिली। और मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ यार कि आप स्पिनर को नहीं खिला रहे हो। कम से कम एक स्पिनर तो होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि लॉर्ड्स की पिच है, स्पिनर को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, प्लस इंग्लैंड के पास क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है, लेकिन आपको एक स्पिनर तो खिलाना ही चाहिए था। तो ये है लॉर्ड्स का हाल। और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मजबूत स्थिति में है और सारा दबाव जो है वो इंग्लैंड में, इंग्लैंड पर है। और क्रिकेट के ऊपर बात करें तो मैंने इंडिया पाकिस्तान ओल्ड मेमोरीज के बारे में आपसे कहा था वीडियो की शुरुआत में कि इसके बारे में बात करेंगे। जब से 15 अक्टूबर को कल घोषणा हुई कि मैच होगा भारत पाकिस्तान का अहमदाबाद में, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच जहाँ भी हो, किसी भी ग्राउंड में हो, दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है व्यूअरशिप के हिसाब से। तो
और कुछ पुराने जो एक इंसिडेंट्स रहे हैं, एपिक इंसिडेंट्स इंडिया पाकिस्तान मैच के, उस पर मैं आज एक एक करके थोड़ी सी नज़र डालूंगा और आप लोगों की मेमोरी में वो बात फिर से रिफ़्रेश करने की कोशिश करूंगा। भाई 92 से वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए इंडिया पाकिस्तान के, और पहले ही मैच में एक अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंस हुआ, अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंस। जावेद मियांदाद और किरण मोरे के बीच में जो एक उछल उछल के जो एक डांस सा किया था जावेद मियांदाद साहब ने। हालांकि देखिए, जावेद मियांदाद के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्रिटिसाइज़ किया था उनको, जो उन्होंने भारत के बारे में बकवास की थी। उसमें तो वो बिल्कुल सुनना डिज़र्व करते थे, क्योंकि इतनी हैसियत नहीं है उनकी कि वो भारत की बुराई कर सकें। लेकिन प्लेयर वो अच्छे हैं, प्लेयर वो बड़े थे, उस बात को मैं कहता हूँ। लेकिन जो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में वो बात की, उसकी मैं आलोचना बिल्कुल करता हूँ। तो 1992 में जावेद मियांदाद और किरण मोरे के बीच में ये इंसिडेंट हुआ। फिर 1996 में आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच में वो एक इंसिडेंट हुआ कि आमिर सुहेल बिल्कुल भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों ले रहे थे और चौके छक्के मार रहे थे सईद अनवर के साथ मिलके। फिर उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को चौका मारा और फिर उन्होंने ये कहा कि अगली बॉल जब तुम डालोगे तब भी मैं तुमको वहीं पर चौका मारूंगा। लेकिन अगली गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने बिल्कुल जवाब दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। फिर इशारा भी किया वेंकटेश प्रसाद ने कि आप ड्रेसिंग रूम की तरफ जाइए और आपका जो इनिंग्स है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद 1999 वर्ल्ड कप में भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। उसमें कोई ऐसी याद तो नहीं बनी, लेकिन जो सिचुएशन थी मुकाबले की वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। भारत ने मात्र 227 रन बनाए थे और एक कम स्कोर को भी शानदार तरीके से डिफेंड किया था भारतीय गेंदबाजों ने। और जो हालात थे उस समय भारत पाकिस्तान के, वो भी अच्छे नहीं थे। कारगिल की जंग चल रही थी और सारे जवान भारत के और पाकिस्तान की आर्मी भी अपने अपने देश के लिए लड़ रहे थे। और भारतीय जवान जब भारत जीता तो बड़े खुश थे, उन्होंने खुशी भी मनाई थी बॉर्डर के ऊपर, जब पाकिस्तान को भारत ने हराया था 1999 के वर्ल्ड कप में। तो दोनों जो देश की सेनाएं थी वो भी आमने सामने थी कारगिल की जंग में। और भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें भी आमने सामने थी और भारत की क्रिकेट टीम बिल्कुल जीती पाकिस्तान से 1999 में। और जिसका जश्न भारतीय वीर जवानों ने